अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग बात करते हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का वन डे रिवीजन जहाँ पर हम लोग टीडीएस, टीसीएस के चैप्टर के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। टीडीएस, टीसीएस चैप्टर में टीडीएस में बहुत सारे टीडीएस के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हमारा आगे कंटिन्यू करने का सब्जेक्ट है 194 आई। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लो क्योंकि वहाँ पर मैंने रेट याद करवाया है मेमोरी टेक्निक से, ट्रिक से और उसके बाद क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर वाला जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया है। उसके बाद मैंने 19 मिनट में टीसीएस को बताया है और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो मई 21 और नवंबर 21 एग्जाम के लिए रिलेवेंट है यानी कि फाइनेंस एक्ट 2020 पर ये वीडियो बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यहाँ पर जो है ना टीडीएस टीसीएस चैप्टर पढ़ने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। हम लोग बात करते हैं सेक्शन 194 आई की। ये बोलता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। किस चीज का रेंट? तो दो बातों का रेंट आता है यहाँ पर। एक आपका प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट आता है और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर्स का रेंट आता है। कोई भी बंदा पेमेंट करता है एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हब। पहले वीडियो में मैंने बताया स्टार वाला इंडिविजुअल हब का मतलब क्या होता है। ऐसा इंडिविजुअल हब जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, जी हाँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है उस इंडिविजुअल हब का, अगर बिजनेस है तो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता और प्रोफेशन है तो 50 लाख से एक्सीड नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल हब को स्टार वाला इंडिविजुअल हब हमने कहा है। एनी पर्सन, कोई भी पेयर है, कोई एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हब रेसिडेंट को पेमेंट करता है 2,40,000 से ज्यादा, 2,40,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। तो क्रेडिट और पेमेंट विचुअल सेलेक्ट के टाइम पर 2% क्रेडिट से प्लांट एंड मशीनरी है तो लैंड एंड बिल्डिंग है तो 10% क्रेडिट से टीडीएस कटेगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि कोरोना काल यानी कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, इसके लिए बोला गया कि इस बीच में अगर पेमेंट किया जाएगा तो 2% वाला रेट घट के 1.5% हो जाएगा और 10% वाला रेट घट के 7.5% हो जाएगा अगर इस दौरान पेमेंट किया जाता है तो। अगर मान लीजिए बिजनेस ट्रस्ट है और उसमें भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो उसका जो एग्जम्पशन होता है सेक्शन 10 का, जो आपका सेक्शन 10 का 10 एफ सी ए करके सेक्शन होता है। ठीक है, 10 का 23 एफ सी ए, 10 23 एफ सी ए ये सेक्शन होता है। उस सेक्शन के तहत एग्जम्प्टेड होता है, इसलिए टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 194 आई की कहानी देखी जिसमें हमने देखा कोई भी बंदा एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हब अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है रेंट के नाम पर प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में तो 2% और लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर पर फिक्चर्स में 10%, तो 2,40,000 से ज्यादा पेमेंट करने पर क्रेडिट और पेमेंट विचुअल के टाइम पर आपका जो है ना टीडीएस काटा जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर बिजनेस ट्रस्ट का मामला होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं 2% वाले को रेट को 1.5% और 10% वाले रेट को 7.5% कर दिया गया है अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट किया जाता है। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 194 आईए का। आईए क्या बोलता है? आपका टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। जी हाँ, इमोल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए रेसिडेंट को पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर रेसिडेंट को पेमेंट किया जाता है यानी कि यहाँ पर जो है ना कि जो बायर है उसका उसका रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो रिलीवेंट नहीं है। इमोल प्रॉपर्टी का लोकेशन रिलीवेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो आपका जो बिल्डर या सेलर है उसका वो रेसिडेंट होना चाहिए। इमोल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। इमोल प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। इमोल प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि अगर नॉन रेसिडेंट का मामला है तो उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए किसी का पैन और टैन नहीं बनता, यहाँ पर रेसिडेंट को पेमेंट करना ना, तो किसी का अगर पैन टैन नहीं है और उसका एलिजिबिलिटी नहीं है उसको लेने की या लेने की जरूरत नहीं है तो केवल इस प्रोविजन के लिए जबरदस्ती नहीं है कि उसको पैन टैन लेना पड़े। ठीक है, ये बातें यहाँ पर बताई गई। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर बायर है एक्सेप्ट 194 एलए वाला, ये 194 एलए वाला बायर किसको कहा जाता है? जहाँ पर आपका जो है ना इमोल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता है तो रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटा जाएगा, ऐसा बोलता है 194 एलए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है 194 आईए हम लोग देख रहे हैं, 194 आईए, आइए और घर ले जाइए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1% क्रेडिट से टीडीएस काटा जाएगा अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया जाता है कंसिडरेशन का। अब ये कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगी इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। रेसिडेंट को पेमेंट किया जाता है तो उससे पहले बात करें कि यहाँ पर 0.75% यानी कि 0.25% जो है घटा दिया गया है। 1% अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट किया जाता है तो ये कोविड-19 का की वजह से जो है घटा दिया गया तो 0.75%। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या जाना कि बायर एक्सेप्ट 194 एलए वाला अगर इमोल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पर अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करता है रेसिडेंट को तो उस सिचुएशन में 1% का टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर बोला कि 0.75% होगा अगर स्पेसिफाइड डेट के अंतर्गत पेमेंट किया जाता है। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? कंसिडरेशन में हर एक वो बातें इंक्लूड होगी जो इंक्लूड होनी चाहिए। क्लब का मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग का फीस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी फीस, मेंटेनेंस फीस, एडवांस फीस या अदर इंसिडेंटल के नाम से आपने कुछ भी पेमेंट किया ना तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। इस 50 लाख की लिमिट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 194 आईबी के बारे में। 194 आईबी हमको क्या बोलता है? रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल हब। जी हाँ, सर्टेन, सर्टेन का मतलब हो गया कि ऐसा इंडिविजुअल हब जो महंगे घर में रहता है। यहाँ पर सर्टेन इंडिविजुअल हब महंगे घर में रहता है इसलिए 50,000 पर महीने से ज्यादा का पेमेंट करता है। जी हाँ, 50,000 रुपये पर महीने से ज्यादा का पेमेंट करता है
50,000 से भी ज़्यादा रेंट है, इसका मतलब महंगे घर में रह रहा है। अगर इंडिविजुअल हफ एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल हफ है, स्टार वाला इंडिविजुअल हफ का मतलब जिसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अगर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है बिजनेस है तो, 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है अगर प्रोफेशन है तो सारे इंडिविजुअल हफ अगर रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, देख रहे हैं आप जहाँ पर भी हम लोगों ने रेंट की बात की, मूल प्रॉपर्टी की बात की, वहाँ पर रेसिडेंट को पेमेंट करने की बात की, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट करता है तो 5%। और यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका कोविड-19 के 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये रेट घटाकर 3.75% कर दिया गया है, ठीक है। तो इतना टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन टीडीएस बोला कि मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट, लास्ट मंथ रेंट। अब ये लास्ट मंथ रेंट किसको बोलेंगे? लास्ट मंथ रेंट बोलेंगे प्रीवियस ईयर एंड, और अगर उससे पहले आप वैकेट कर रहे हो तो वैकेट मंथ एंड विच एवर इज अर्लियर को लास्ट बोलेंगे। लास्ट मंथ जब रेंट आप पे करते हो ना, उससे ज़्यादा टीडीएस नहीं कटेगा, उससे ज़्यादा टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस की सीमा फिक्स कर दी गई, वैसे तो बोला गया 5%, लेकिन टीडीएस की सीमा फिक्स करके बोला गया मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट टीडीएस जो है वो कटेगा। 50,000 ज़्यादा महीने का पेमेंट करता है, वैसा ही इंडिविजुअल हफ के की बात की गई यहाँ पर। कोरोना काल में 3.75% जो है दे दिया गया है 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में अगर पेमेंट किया जाता है तो। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि लैंड एंड बिल्डिंग या बोथ का मामला है तो टीडीएस कटेगा। यहाँ पर फर्नीचर फिक्सर या फैसिलिटी पर टीडीएस नहीं करता। अगर ये 50,000 का रेंट आप उसमें से 50,000 बढ़ रहा है आपका इस फर्नीचर फिक्सर्स के रेंट की वजह से ना, तो अगर आप सेपरेट इनवॉइस वगैरह प्रेजेंट करते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा फर्नीचर फिक्सर्स वाले पे। लैंड बिल्डिंग बोथ के रेंट पर ही केवल टीडीएस कटेगा। रेसिडेंशियल यूज के लिए या कमर्शियल यूज के लिए, किसी भी यूज के लिए अगर आप रेंट पर लेते हो तो यहाँ पर टीडीएस कटता है। रेसिडेंशियल यूज हो या कमर्शियल यूज हो, यहाँ पर टीडीएस कटता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टार वाला इंडिविजुअल हफ अगर रेंट पर लेता है तो 194 आई के तहत जो है टीडीएस कटेगा। स्टार वाला इंडिविजुअल हफ का 194 आई के तहत टीडीएस कटेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल हफ है उसके लिए पैन मैंडेटरी होता है और नॉन रेसिडेंट है तो इस सेक्शन के लिए केवल पैन टैन लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोला गया। यहां पर बात करते हैं कि कब तक पेमेंट किया जाएगा टीडीएस का, तो फाइनेंशियल ईयर एंड या फिर जिस मंथ में वैकेट करो जो भी अर्लियर होगा उसके 30 दिनों के अंदर में जो है यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। और टीडीएस कितना अमाउंट पे किया जाएगा? 5% और मैक्सिमम जितना रेंट हो वो। और 14 स्पेसिफाइड डेट के अंतर्गत पेमेंट किया तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि जो है ना यहाँ पर रेट को घटा के 3.75% कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत जो है पेमेंट करने की, जिसको ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि आपकी जमीन है, आपका लैंड है मान लीजिए, या फिर आपका पुराना बिल्डिंग था, उस पर नया बिल्डर आता है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भैया इस पर हमको बिल्डिंग खड़ा करने दो, उसमें 30% बिल्डिंग तुम ले लेना और कमर्शियल का भी 50% तुम ले लेना। उसके अलावा आपको कुछ कैश देता है, तो जो कैश देता है उस पर टीडीएस कटता है। जो कैश देता है ना, जो पैसा देता है ना, कैश या बैंक जैसे भी बोलो, तो उस पर टीडीएस कटता है। जो आपको काइंड में दिया उस पर टीडीएस नहीं कटता है। तो ये सारे कैपिटल के चैप्टर में आपने देखा होगा। कोई भी बंदा अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत तो यहाँ पर कंसिडरेशन एक्सेप्ट काइंड को छोड़कर कोई भी कंसिडरेशन, तो क्रेडिट और पेमेंट विचेवर इज अलर्ट के टाइम पर 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन वही 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के पेमेंट की बात होती है तो उस सिचुएशन में आपका रेट को घटाकर 10% वाले को 7.5% कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन 194 के बारे में। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या फिर नॉन कॉम्पिटेंस फीस, जो कि सेक्शन 28 पीजीबीपी चैप्टर में आपने देखा था नॉन कॉम्पिटेंस फीस करके, जिसमें किसी नो हाउ वगैरह को नॉट शेयर करने के लिए या किसी बिजनेस को नॉट कैरी करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो पीजीबीपी के बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन नंबर 28 में टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ। एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ स्टार वाला मतलब जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो है 1 करोड़ से एक्सीड नहीं किया टर्नओवर अगर बिजनेस है तो, और 50 लाख से एक्सीड नहीं किया अगर प्रोफेशन है तो। अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया जाता है, ठीक है, रेसिडेंट को पेमेंट किया जाता है तो उस सिचुएशन में 2 प्रकार के रेट है टीडीएस काटने का। अगर डायरेक्टर को पेमेंट किया जाता है तो कोई भी अमाउंट पर टीडीएस कटेगा, लेकिन अगर अदर को पेमेंट किया जाता है तो 30,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 30,000 के ऊपर पेमेंट किया जाए टीडीएस कटेगा। डायरेक्टर को पेमेंट करते हुए ध्यान रहे एनी अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। बाकी सबके के बारे में बोला कि 30,000 से एक्सीड करेगा तो ही टीडीएस कटेगा। अब यहाँ पर जो रेट बताया गया है कॉल सेंटर का रेट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का रेट, जी हाँ, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ये 2% वाले रेट में आ गया और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस 10% वाले रेट में आ गया, ठीक है। तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ये आपका फाइनेंस एक्ट 2020 में इस बात को क्लियर किया गया। तो कॉल सेंटर में 2%, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में 2%, उसके बाद रॉयल्टी ऑन सिनेमाग्राफिक फिल्म उस पर बोला 2%, सिनेमाग्राफिक फिल्म पर रॉयल्टी जो है ना उस पर जो है ना बोला 2%। आपको पता है कि सेक्शन 9 डीम टू एक्वायर राइज इन इंडिया में जो टैक्सेबल लेता है ना उस पर रॉयल्टी को एग्जेम्प्ट किया गया था। रॉयल्टी में ये वाला सिनेमाग्राफिक फिल्म वाला एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन सिनेमाग्राफिक फिल्म भी बनाओगे ना भैया तो फिर 2% की रेट से टीडीएस कटेगा, ऐसा 194 ने कह दिया। उसके बाद फीस पर प्रोफेशनल सर्विस 10% में आ गया। क्लियर हो गया कि फीस पर प्रोफेशनल सर्विस है तो 10% और अगर टेक्निकल सर्विस है तो 2%। टेक्निकल वाले
वाले को 2%, प्रोफेशनल वाले को 10%। उसके बाद रॉयल्टी, कोई भी अदर रॉयल्टी है तो वो 10% में आ जाएगा सिनेमाग्राफिक फिल्म के अलावा। नॉन कॉम्पिटेंस फी सेक्शन 28 सब सेक्शन 5A वाला जो है ना, नॉट कैरिंग, नॉट शेयरिंग, नो हाउ वगैरह सब जो होता है वो सब। तो उसके बाद डायरेक्टर को भी पेमेंट किया तो वो भी 10% के रेट से आ जाएगा। डायरेक्टर को पेमेंट करने में 1 रुपये भी पेमेंट करोगे तो टीडीएस कटेगा, अदर को पेमेंट करोगे तो 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट करोगे तो ही टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने जानी। अगर मान लीजिए डायरेक्टर इंप्लॉय है तो सेक्शन 192 के तहत टीडीएस कटता है। और अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल का सर्विस है तो उस पर भी टीडीएस कटता है। हॉस्पिटल का सर्विस जो है ना, उस पर भी टीडीएस कटेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के केस में ना, सॉफ्टवेयर अगर रेसिडेंट परचेज करता है तो एक केस में टीडीएस नहीं करता है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर में। अगर मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा था, अगर मैंने देसी से इंडियन से खरीदा था तो 194J के तहत उस पर टीडीएस कटा था। अगर मैंने फॉरेन से सॉफ्टवेयर खरीदा तो 195 के तहत टीडीएस कटा था। अब मैं मान लो उसको एज सच सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करता हूँ, यानी कि उसको बिना मॉडिफाई किए हुए और अपना पैन कोड करता हूँ और डिक्लेरेशन ट्रांसफर करता हूँ तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा पेमेंट करके खरीदा और खरीदने के बाद मैं अगर आपको एज सच ट्रांसफर कर रहा हूँ और मैं डिक्लेरेशन भी दे रहा हूँ तो फिर टीडीएस वहाँ पर नहीं कटेगा। ये बात जो है बता दी गई सॉफ्टवेयर के मामले में। तो इस तरह से 194J में हम लोगों ने कहानी क्या क्या देखी, 194J में कहानी देखी, कोई भी बंदा एक्सेप्ट स्टार वाला इंडिविजुअल है अगर पेमेंट करता है रेसिडेंट को तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर है तो एक भी पैसा और अदर है तो 30,000 से ज़्यादा तो टीडीएस कटेगा। तीन केस में कॉल सेंटर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी फॉर सिनेमाग्राफिक फिल्म के केस में 2% और अदर केस में फीस और प्रोफेशनल सर्विस रॉयल्टी और उसके बाद जो है ना सेक्शन 28 वाला मामला और डायरेक्टर के केस में जो है ना 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। डायरेक्टर अगर इंप्लॉई है तो फिर 192 के तहत टीडीएस कटता है। हॉस्पिटल का जो पेशेंट सर्विस होता है उस पर भी टीडीएस कटता है। उसके सॉफ्टवेयर में सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टीडीएस नहीं कटेगा तो कुछ कंडीशन रेसिडेंट ने पूरा कर दिया। तो उसके हम लोग बात करते हैं 194K की। 194 क्या बोलता है, ये नया सेक्शन है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि 196A करके सेक्शन है जो कि नॉन रेसिडेंट के लिए है। ये रेसिडेंट को पेमेंट करता है तो फिर 194K है। ठीक है, टैक्स डिडक्शन ऑन इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड या यूटीआई में दो ही आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड कंपनी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर जो है ना मैंने यूट्यूब पर पिछले वाला वही डाला है, उसको भी आप जरूर से देखना और नया रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगा। ये जो आपका म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी है, टैक्सेशन ऑफ यूनिट्स करके चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आप देखना, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ना, अगर मान लीजिए कि इसका इनकम जो होता है 10 के 23 में जो है ना एग्जम्प्ट होता है, इनका इनकम 10 के 23D में एग्जम्प्ट होता है। ये लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब टैक्सेबिलिटी की बात आती है। तो यूटीआई में दो लोग केवल आते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड कंपनी। ठीक है, अगर ये लोग रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट और पेमेंट विचेवर अर्लियर के टाइम में 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। कोरोना काल 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये रेट घटाकर 7.5% कर दिया गया है। कैपिटल गेन पर टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी सारे पेमेंट पर यहाँ पर टीडीएस कटते हैं। ये फाइनेंस एक्ट 2020 ने बोला। अब हम लोग बात करते हैं 194LA के बारे में। 194LA क्या बोलता है कि कोई भी बंदा अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है 2.5 लाख से ज्यादा, कोई भी बंदा अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है 2.5 लाख से ज्यादा तो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको याद होगा मैंने आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कंपलसरी एक्वायर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और सैलरी, सब में मामले में बोला था कि पेमेंट के टाइम पर टीडीएस करता है। एनी पर्सन अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख तक नो टीडीएस, तो 10% के रेट से जो है ना पेमेंट के बेसिस पर टीडीएस कटेगा, क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है यहाँ पर। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं होगा। ठीक है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है सेक्शन 10 के 34 के तहत। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नो टीडीएस अगर राइट टू फेयर कंपनसेशन प्रोविजन के तहत जो है ना, आपको जो कंपनसेशन, जो राइट टू फेयर कंपनसेशन का कोई लॉ है, उस लॉ के तहत अगर आपको जो है ना कंपनसेशन मिला है तो उस पर टीडीएस नहीं करता है। बाकी सब पर कोई भी बंदा अगर रेसिडेंट को पेमेंट करता है तो 2.5 लाख से ज्यादा तो टीडीएस करता है, 10% का रेट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 194M की। ये क्या बोलता है, टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये भी सेक्शन जो है आपका नया है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि इंडिविजुअल हफ एक्सेप्ट 194C वाला, 194C मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला 1% 2%, और 194H यानी कि कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 से ज़्यादा देते हैं तो 5% टीडीएस करता है। 194 जो हम लोगों ने देखा था कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह सब। ठीक है, इनको छोड़कर कोई भी इंडिविजुअल हफ है, ये प्रोविजन में फॉल करने वाले को छोड़कर कोई भी इंडिविजुअल हफ अगर रेसिडेंट को पेमेंट करेगा 50 लाख से ज़्यादा, रेसिडेंट को पेमेंट करेगा 50 लाख से ज़्यादा, जी हाँ टीसीएस में भी ऐसा प्रोविजन आया है 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट करने का मामला, तो यहाँ पर 5% के से टीडीएस कटेगा। ये 194M सेक्शन याद रखो क्योंकि टीसीएस पढ़ते वक्त में आपको ध्यान आएगा। क्रेडिट और पेमेंट विचेवर रिलेटेड के टाइम पे टीडीएस कटेगा। अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का पेमेंट किया गया है तो 3.75% रेट से टीडीएस कटेगा स्पेसिफाइड डेट के अंतर्गत। 194M ऐसा कहता है। 194N की कहानी हम लोग देखते हैं। ये बोलता है कि कैश विड्रॉल पर टीडीएस कटेगा, कैश विड्रॉल पर टीडीएस कटेगा। यहाँ पर जो 197 या 197A वाला लोअर रेट वाला या नो रेट वाला सर्टिफिकेट या डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता है, कैश विड्रॉ करोगे तो टैक्स लगेगा ही। अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से ये आपसे लास्ट 3 ईयर का आईटीआर मांगेगा, जी हाँ लास्ट 3 ईयर का आईटीआर मांगेगा।
अब मान लीजिए कि ये लास्ट 3 ईयर्स की प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करें, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। ये हमारे करंट ईयर में सेक्शन 193 सबसेक्शन 1 में फॉल करेगा रिटर्न ये। यानी कि इसके बाद हम विथड्रॉ करेंगे तभी की ये बात आ रही है। तो यानी कि लास्ट 3 ईयर का आईटीआर अगर आपने फाइल किया है तो 1 करोड़ से ऊपर निकालने पर, पैसा विथड्रॉ करने पर 2% का टीडीएस कटेगा। अगर आपने लास्ट 3 ईयर में ऑल 3 ईयर का आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उस सिचुएशन में 20 लाख से ऊपर 2% का टीडीएस और 1 करोड़ से ऊपर 5% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो पैसा विड्रॉ करने पर भी टीडीएस कटेगा। यही मामला जो है कोर्ट में अभी चल रहा है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर जो है एक आदमी ने बोला कि टैक्स तो इनकम पे लगता है ना, कि बैंक में पैसा अपना पैसा रखें और क्या उसको निकालने पे, अपना पैसा किसी जगह पर रखें उसको निकालने पे तुम टीडीएस काटोगे, ये कहाँ का इंसाफ है। इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। इसलिए ये 194N जो है ना, वो शायद एन फॉर नो, शायद नो भी हो जाए आगे चल के। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, तो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस लास्ट 3 ईयर का आईटीआर मांगेगी, अगर दोगे तो 1 करोड़ से ऊपर पर ही केवल टीडीएस कटेगा 2% के रेट से। अगर नहीं दोगे तो 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस कटेगा 2% के रेट से, 1 करोड़ के ऊपर 5% का रेट चला जाएगा। अगर पैन नहीं दोगे तो 206AA के तहत हायर रेट यानी कि 20% का टैक्स लगेगा। यहाँ पर 197A का डिक्लेरेशन नहीं दे सकते हो कि भैया टीडीएस मत काटो। कुछ केस में बोला गया कि कुछ केस में जो है ना टीडीएस बिल्कुल कटता ही नहीं है। यहाँ पर आपका जो पैसा विड्रॉ करने पर गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, बैंक कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस को पे किया जा रहा है, सरकार को पे किया जा रहा है, या फिर इन बैंक कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस को पे किया जा रहा है, या फिर बैंक या कोऑपरेटिव बैंक अपने बॉडी जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है ना उसको पेमेंट कर रहा है, या व्हाइट लेवल एटीएम है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड मामले हैं, ऑथराइज डीलर है, या फिर फुल फ्लेज मनी चेंजर है। ठीक है, जैसे कि एपीएमसी। ठीक है, तो फुल फ्लेज मनी चेंजर जैसे कि आपका एपीएमसी हो गया। ठीक है, एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी हो गया। तो ये सब कहानी क्या बताती है कि इन लोगों को पेमेंट करने पर ना, जो कैश विड्रॉ का मामला है ना, तो ये वाला टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता 194N में। अब हम लोग बात करते हैं 194O। 194O में आपको क्लियर पता है कि अमेजोन में अगर मैं अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करता हूँ, फ्लिपकार्ट से मैं अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, या फिर मीशो वगैरह का आजकल लेडीज लोग घर में काम कर रही है जो कपड़े का फोटो शेयर करती है और उससे कपड़े खरीदते बेचती है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की परिभाषा कहाँ पर दी गई है, ये परिभाषा सेम है जो कि जीएसटी में दिया गया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1% ऑन ग्रॉस बेसिस, ग्रॉस अमाउंट अगर पेमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स का मतलब जो लोग अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ना उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह जो भी हो है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट वगैरह सब जो है ना सेलर को सेल करती है। तो ग्रॉस अमाउंट पर 1% के रेट से टीडीएस कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे 1% के रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि इंडिविजुअल हफ का 5 लाख तक का पेमेंट किया जा रहा है ना, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो अपना पैन आधार दे देता है तो। ठीक है, अगर यहाँ पर टीडीएस कट गया तो बाकी किसी प्लेस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करती है तो 1% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा, एक्सेप्ट इंडिविजुअल हफ 5 लाख तक बच सकता है। सीबीडीटी इसके बारे में और भी गाइडलाइंस देगी, ये भी बता दिया गया इसी सेक्शन के तहत। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 195 की। 195 क्या बोलता है ना कि जहां पर नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो ना, और वहां पे लॉ में टीडीएस के प्रोविजन में कहीं पर रेट नहीं लिखा गया, लेकिन अदर जगह पर के हिसाब से उनको टैक्स बनता है, तो सेक्शन 195 के तहत काटो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर 195 जनरल सेक्शन बता दिया गया कि नॉन रेजिडेंट को भैया पेमेंट करोगे ना तो टैक्स काटना ही पड़ेगा। कोई भी बंदा पेमेंट करता है नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सेलर के टाइम पे टीडीएस कटेगा। कौन से रेट से? तो जो रेट अगर टीडीएस में बताया गया है तो वो रेट से टीडीएस कटेगा, या फिर जो है क्या अलग प्रोविजन में बताया गया उस रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो टीडीएस काटेगा ना उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में पार्टिकुलर फर्निश करना पड़ेगा। फॉर्म 15C और 15CB में जो है पार्टिकुलर फर्निश करना पड़ेगा। अगर नहीं फर्निश किया नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करने का तो 1 लाख तक की पेनाल्टी उसको लग सकती है। ठीक है, 1 लाख की तक की पेनाल्टी उसको लग सकती है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बोलता है इस सेक्शन 195 का कि नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का कोई रेसिडेंट हो भारत में नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में हो या नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिजनेस करस्पॉन्डेंस भारत में हो या नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटना ही काटना है हर हाल में। उसके बाद आता है हमारा जो है ना सेक्शन 195A, ये बोलता है कि इनकम नेट ऑफ टैक्स जो है पेमेंट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि पेयर को बॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपने डाइवर्ट नहीं किया, मतलब आपने जो है कैटेगराइज नहीं किया कितना टीडीएस का अमाउंट होता है, कितना ये अमाउंट, तो जो भी अमाउंट आप पे करोगे ना उसको मान लिया जाएगा कि उसमें टीडीएस का अमाउंट इंक्लूडेड है 100% रेट। ठीक है, उसके बाद इसमें रेट से मल्टीप्लाई करके टीडीएस का अमाउंट जो है ना रेट काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 196 की। 196 हमको क्या बोलता है कि कुछ मामले में टीडीएस नहीं कटता है। जी हाँ, 196 साफ साफ बोल दिया, गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड या फिर जो है कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल एक्ट के तहत बनाया गया है और एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेशन सेंट्रल एक्ट के तहत बना वाला,
ठीक है, जो कि एग्जम्प्ट है, उसको पेमेंट करने पर इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कोई भी अदर पेमेंट करो, इंटरेस्ट, डिविडेंड या अदर सम पेमेंट करो, मतलब सरकार, आरबीआई, म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल एक्ट में बनाया गया है, तो उसमें तो टीडीएस कटता ही नहीं है। बस ये बात सेक्शन 196 हमको बताता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 196 का ए, 196 का बी, 196 का सी और 196 का डी। ये भी 4 सेक्शन जो 196 की सीरीज में आते हैं उसको हम लोग साथ में ही देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो कि लगभग सब में जो है ना विदेशी को पेमेंट किया जा रहा है। ये नॉन रेजिडेंट पेमेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया जा रहा है, ये ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया जा रहा है, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पेमेंट किया जा रहा है स्पेसिफाइड डेट के तहत, अग्रीमेंट के तहत। यहाँ पर किसी को भी पेमेंट किया जा रहा है तो फिर 196 सी आ जा रहा है। यहाँ पर बोलता है कि एनी पर्सन नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करता है म्यूचुअल फंड या फिर स्पेसिफाइड कंपनी का, तो मैंने आपको बताया था 196 ए, जब मैंने आपको क्या बोलते हैं 194 के बता रहा था, तभी मैंने बताया था म्यूचुअल फंड और यूटीआई बताते वक्त में। वहाँ पर बोला कि जो भी आप 1023 डी वाला म्यूचुअल फंड या स्पेसिफाइड कंपनी को दो, क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सैलरी के टाइम पे टीडीएस कटेगा 20% के रेट से। ठीक है, यही बात जो है ना आप कंक्लूड करोगे फाइनेंस एक्ट 2020 का जो बेयर एक्ट है उसके हिसाब से अमेंडमेंट करके यही बात बताई गई है कि 20% के रेट से टीडीएस कटेगा। पहले टीडीएस नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर बोला कि कोई भी बंदा नॉन या फॉरेन कंपनी को म्यूचुअल फंड या स्पेसिफाइड कंपनी का जो भी आपने पेमेंट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर सारे पेमेंट पर जो है ना यहाँ पर 20% के से टीडीएस कटता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि 196 बी की। 196 की बी क्या बोलता है? ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का यूनिट, म्यूचुअल फंड या फिर अदर यूनिट रखा था फॉरेन करेंसी में खरीद कर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 10% के रेट से टीडीएस कटेगा, क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सेलर के टाइम पे। बाकी केस में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, ये सब इंटरनेशनल टैक्सेशन का हिस्सा है, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्चुअली वहीं पर देखने की चीज़ें हैं सारी, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। ठीक है, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करते वक्त में केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% रेट से टीडीएस कटता है अगर यूनिट या म्यूचुअल फंड फॉरेन करेंसी में लेकर रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सॉरी, यहाँ पर भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट है, 196 सी भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट है। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 115 ए का बॉन्ड या जीटीआर खरीदा था फॉरेन कंपनी में, इंडियन कंपनी का, 115 एसी का, सॉरी 115 एसी का बॉन्ड या जीटीआर फॉरेन करेंसी में खरीदा था, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% रेट से क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सेलरी के टाइम में टीडीएस कटेगा, बाकी किसी पेमेंट पे नहीं कटेगा। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे 115 एसी बॉन्ड या जीडीआर की वजह से, जो कि फॉरेन करेंसी में खरीदा था, तो 10% रेट से टीडीएस कटेगा, इतना याद रखना है। उसके जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 196 डी की, अगर कोई भी बंदा एफआईआई को पेमेंट करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पेमेंट करता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बात करते हैं कि 115 एडी का जो है ना वो सिक्योरिटी रखा था फॉरेन करेंसी में, तो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं 20% रेट से क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सेलर के टाइम में टीडीएस कटेगा, 20% का रेट है यहाँ पर। तो ये मामले थोड़े अलग हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देकर लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर आप भूलोगे बहुत ज़्यादा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की, बोलता है कि पैन रिक्वायरमेंट है फर्निश करने का। ठीक है, ऐसा ही सेक्शन आपको टीसीएस में मिलेगा, लेकिन टीसीएस में क्या कहा गया है कि भैया 5% और रेट विचेवर इज हायर का 5% और स्पेसिफाइड रेट विचेवर इज हायर पर रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन यहाँ पर बोलता है 206 बोलता है रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन, यहाँ पर बोलता है कि पेई जो होता है ना, पेई का फैन आपने टीसीएस में देखा था, डिडक्टर और बायर और सेलर दोनों का पैन दिखाना था, यहाँ पर पेई का केवल पैन दिखाना है, यानी कि यहाँ पर पेई को दिखाएगा कौन? डिडक्टर, मतलब सॉरी, पेई का पैन नंबर दिखाना है। ठीक है, पेई का पैन नंबर दिखाना है, डिडक्टी को दिखाना है, किसको? डिडक्टर को देना है, और सारे जो भी करस्पॉन्डेंस इनके बीच में होंगे ना, डिडक्टर और डिडक्ट के बीच में, उस पर वो पैन मेंशन होना चाहिए, पैन मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए पैन नहीं दिया या रॉन्ग पैन दिया, तो उसका परिणाम ये होगा कि एक्ट का रेट या फिर रेट इन फोर्स या फिर 20% विचेवर इज हायर के रेट से टैक्स लग जाएगा। जी हाँ, एक्ट या रेट इन फोर्स या 20% विचेवर इज हायर के रेट से टैक्स लग जाएगा। यहाँ तक की बात करते हैं कि 197 ए का जो डिक्लेरेशन होगा ना, वो भी वैलिड नहीं होगा, जो नो टैक्स वाला या लोअर टैक्स वाला 15G या 15H का होता है। ठीक, असेसिंग ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट भी नहीं देगा अगर पैन जो है नहीं दिया या फिर रॉन्ग फर्निश किया है, तो ये बातें जो है ना आपने यहाँ पर जानी। अभी जो 15G फॉर्म नंबर होता है वो सबके लिए होता है 15G फॉर्म नंबर, और 15H फॉर्म नंबर किसके लिए होता है? 60 और मोर ईयर वाले के लिए 15H सीनियर सिटीजन के लिए ये फॉर्म नंबर होता है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि 206AA का एक्सेप्शन है, 206AA का एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे 206AA का एक्सेप्शन है 194LC। यहाँ पर क्या होता है 194LC में, अगर मान लीजिए नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, 194LC के तहत लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो रखा है उस पर इंटरेस्ट
का पेमेंट कर रहे हो विदेशी लोगों को तो 5% की रेट से टीडीएस काटा जाता है। तो 194 एलसी में बोला कि भैया पैन की जरूरत नहीं है, बिना कंडीशन का बोल दिया। ठीक है, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे देते हो तो 5% की रेट से टीडीएस कटता है, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को देते हो तो ये इसको एवरी जो है एग्जाम्प्ट कर दिया गया। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि 206 डबल ए में एक और भी एग्जाम्पशन दिया। यहाँ पर डिविडेंड शब्द फाइनेंस एक्ट 2020 में डाला गया। डिविडेंड, इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी या कैपिटल गेन का पेमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में विदेशी लोगों को ये सब पेमेंट करो, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को, तो उस परिस्थिति में आप 37 BC रूल के हिसाब से डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दो। उसका डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा जिसमें मुख्य तौर पर उसका नाम, उसका जिस कंट्री में रहता है उसका पता, ईमेल आईडी, उसके बाद उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिस भी देश में रहते हो कोई तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा, और कोई भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके कंट्री के हिसाब से होगा। ठीक है, तो वो सारे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है ना दे दो हमको, तो फिर हम आपको टीडीएस नहीं काटेंगे। यहाँ पर 206 सॉरी टीडीएस तो काटेंगे, 206 डबल ए आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, पैन लेने वाला कंडीशन जो है ना वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार जो है ना, एक बार इसको आपको रीड कर लेना है। आप जैसे ही मेरी बात सुनते हो पॉज करते हो ना, अगर आपके हाथ में बेयर एक्ट नहीं है तो गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्ट 206 डबल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एवरी आ जाएगा। बेयर एक्ट भी गूगल पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 206 ए की। यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर बैंकिंग कंपनी है या कोऑपरेटिव बैंक है या स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी है, वो रेसिडेंट को पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का, वो भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, रेसिडेंट को पेमेंट कर रही है, ये लोग तो टीडीएस नहीं काटना है। यहाँ पर बात करते हैं 40,000 तक माफ है। ठीक है, यहाँ पर 40,000 तक माफ है जनरल को, और सीनियर सिटीजन को 50,000 तक, सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का जो है ना पेमेंट किया जाता है। तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट का पेमेंट आप कर रहे हो, तो बाकी के केस में 5,000 तक का पेमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, ई फाइलिंग स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है ना, वहाँ पर एक ई फाइलिंग स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा। एक बार आप बेयर एक्ट से भी रीड कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 197 की। सेक्शन 197 हमको क्या बोलता है, तो सेक्शन 197 हमको बोलता है कि आपका जो भी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट लोअर रेट से टीडीएस डिडक्ट करने का, जो कि 197 का सर्टिफिकेट हम लोग बार बार देख रहे थे कि असेसिंग ऑफिसर को आप पैन दोगे, साथ में फॉर्म नंबर 13 दोगे, पैन दोगे साथ में फॉर्म नंबर 13 दोगे, किसको, असेसिंग ऑफिसर को, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें वैलिडिटी लिखा रहेगा। वो आप जब अपने डिडक्टर को दिखाओगे तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन 194N में ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कैश विड्रॉ करोगे तो पैसा लगेगा ही लगेगा। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि 156 सेक्शन एक आता है, बोलता है कि टीडीएस या टीसीएस का जो इंटीमेशन होता है ना, उसको डीम डिमांड नोटिस मानते हैं। फिर बात करते हैं कि अगर ये इंटीमेशन के अगेंस्ट में, जो टीडीएस टीसीएस का इंटीमेशन के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है तो कमिश्नर अपील फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। 154 बोलता है कि रेक्टिफिकेशन भी किया जा सकता है इस इंटीमेशन का। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई। तो सेक्शन 197 हम लोगों ने देख लिया। हम लोग 197 ए की बात करते हैं कि आप किसी कारण से आप समझते हो कि भैया हमको लोअर टैक्स बनता है, लोअर टैक्स बनता है, तो आप क्या करोगे, 197 ए में चले जाओगे। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है कि भैया हमारा जो है ना टैक्स मत काटो या फिर लो रेट से काटो। यहाँ पर ये जो है ना, ये डिक्लेरेशन जो है ना कंपनी और फर्म नहीं दे सकता है, कंपनी फर्म नहीं दे सकता है, केवल इंडिविजुअल के लिए ये डिक्लेरेशन बोला कि इंडिविजुअल केवल दे सकता है, और अदर दे सकता है अगर उसका टैक्स पेबल किसी कारण से नील बनता है तो। अदर डिक्लेरेशन दे सकता है अगर उसका टैक्स पेबल नील बनता है तो। नो डिडक्शन टू बी मेड इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ही यहाँ पर बोल सकता है कि भैया टीडीएस मत काटो। ठीक है, ये आपका सेक्शन 193 है जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में बोलता है। 194 इंटरेस्ट अदर दैन सिक्योरिटीज के बारे में बोलता है। 194 LA, तो 194 LA में आपने 194 LA में देखा था आपने कंपलसरी एक्विजिशन के बारे में। ठीक है, उसके जहाँ तक बात करते हैं कि 194 D, ये भी यहाँ पर बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। 194 I की बात हम लोग करते हैं तो वो रेंट वाला, और 194 DA करके भी एक सेक्शन है, वो सेक्शन बोलता है इंश्योरेंस कमीशन वाला। तो ये सारे जो कमीशन वगैरह के जो मामले होते हैं ना, जिसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर दैन सिक्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपलसरी एक्विजिशन, और क्या बोलते हैं रेंट के वाला देखा 194 I, और उसके बाद एक और सेक्शन देखा था इंश्योरेंस कमीशन 194 DA वाला। ठीक है, ये सब मामले में ना आप जो है ना 15G ऑल केस में, और सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म जो है वो दे सकते हो डिक्लेरेशन करते हुए, उसमें पैन जो है ये इंटीमेट करते हुए। ठीक है, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप इंडिविजुअल है 60 साल से कम वाला, तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक अगर आपका इनकम बनता है, टोटल इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में आप ये डिक्लेरेशन के लिए मांग सकते हो 197 ए के तहत कि मेरा टीडीएस मत काटो। लेकिन अगर 60 और ज़्यादा साल के हो तो भले ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम एक्सीड करता है, उसके बावजूद भी ये डिक्लेरेशन दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी ये डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कोई भी बंदा अगर एनपीएस ट्रस्ट को, न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट को पेमेंट करता है ना, एनपीएस ट्रस्ट को, तो उस सिचुएशन में वो 10 के 44 में एग्जेम्प्टेड होता है। तो एनपीएस को पेमेंट करते वक्त में ना यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो यहाँ पर भी डिक्लेरेशन लिया जा सकता है।
अब हम लोग बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के प्रोसेसिंग के बारे में। तो टीडीएस टीसीएस का जो प्रोसेसिंग होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स का प्रोसेसिंग होता है, रिटर्न फाइल जो करते हो उसका, वैसे ही टीडीएस टीसीएस का जो है ना प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का सेक्शन है 200A और 206 CB है, 206 CB है। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो सेक्शन 200A में बताया गया टीसीएस का प्रोसेसिंग के बारे में, टीडीएस स्टेटमेंट, और टीसीएस बताया गया है 206C में, 206C में बताया गया, सीबी में बताया गया है। ठीक है, सीबी में बताया गया है टीसीएस का प्रोसेसिंग। दोनों का प्रोसेसिंग का कहानी एक ही है। 200A में टीडीएस स्टेटमेंट का प्रोसेसिंग और 206CB में टीसीएस स्टेटमेंट का प्रोसेसिंग। अगर मान लीजिए जो भी रिटर्न टीडीएस टीसीएस का डाला गया है, या क्वार्टरली रिटर्न डाला गया है, या स्टेटमेंट डाला गया है, उसमें अगर इनकरेक्ट क्लेम है अपरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि एकदम क्लियर है, दो ओपिनियन नहीं है, एकदम अपरेंट है, एकदम क्लियर है, या फिर कोई अर्थमेटिक एरर है, तो यहाँ पर जो है ना रिकम्प्यूट किया जाएगा और रिकम्प्यूट करने के बाद जो आपका रिफंड या पेमेंट बनेगा वो आपको फाइनेंशियल ईयर एंड के 1 साल के अंदर में इंटीमेट किया जाएगा। तो इसको आप इंटीमेशन बोल सकते हो, टीडीएस टीसीएस का इंटीमेशन बोल सकते हो। यहाँ पर आपका 200A है सेक्शन टीडीएस इंटीमेशन के लिए, और 206CB है आपका इसके प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपने जो है ना दोनों स्टेटमेंट का प्रोसेसिंग के बारे में जाना, ये कहानी एक ही आती है। अब यहाँ पर हमारी बात आती है अगले सेक्शन के बारे में। अगला प्रोविजन यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइम लिमिट, टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न का टाइम लिमिट। अगर रिटर्न टाइम पे नहीं डाला तो आपको पता होना चाहिए कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगता है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक का भी पेनाल्टी लगाने का प्रोविजन है 271H में, और जो आपका फीस होगा वो 200 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है 234E के तहत। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो नेक्स्ट डे से, जब आपका ड्यू डेट था ना उसके नेक्स्ट डे से लगता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ चेंजेस भी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले रिटर्न की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका पहला क्वार्टर होता है वो 30 जून को एंड होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1/4 से अप्रैल, मई और जून पहला क्वार्टर। इसी तरह दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर को, उसके बाद दिसंबर को, और इसके बाद मार्च को। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आप इसको बोल सकते हो जेएसडीएम का जो क्वार्टर होता है, तो उसमें टीडीएस की बात करते हैं तो टीडीएस का रिटर्न 31 तारीख तक का, अगले महीने के 31 तारीख तक, और टीसीएस का रिटर्न अगले महीने के 15 तारीख तक जो है वो जमा कर देना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सितंबर आया तो अगला महीना का 31 अक्टूबर, टीसीएस तो अगले महीने का 15 अक्टूबर। लेकिन यहाँ पर बोला प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए राहत दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि ये डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 का बीच में मामला आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, फर्स्ट वाला जो वेव था उसका, अभी सेकंड वेव चल रहा है, फिर थर्ड वेव आने वाला है। तो फाइनेंस एक्ट 2021 में 31 मार्च 2021 तक का यहाँ पर जो है ना डाल दिया गया सिर्फ प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, जबकि डेट कितना होना चाहिए था 31 जुलाई, और यहाँ पर टीसीएस के मामले में 15 जुलाई। ठीक है, टीडीएस के मामले में 31 अक्टूबर और यहाँ पर 15 अक्टूबर, लेकिन ज़्यादा टाइम दे दिया गया। उसके अलावा नॉर्मल डेज की बात करते तो दिसंबर का कब भरना है, तो अगले महीने के 31 जनवरी को, टीसीएस तो अगले महीने के 15 तारीख को। जब 31 मार्च की बात आती है तो टीडीएस के मामले में 31 में आता है और टीसीएस के मामले में 15 में आता है। तो टीसीएस के मामले में 15 में आता है, तो फाक से 15 मई को मेरा बर्थडे है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर का 15 में आता है। तो इस तरह से टीडीएस टीसीएस रिटर्न। उसके यहाँ पर बात करते हैं कि 234E में अगले दिन से पेनाल्टी लग जाएगा 200 रुपये पर डे का। ठीक है, उसके अलावा पेनाल्टी के अलावा जो है ना आपको एक 10,000 से लेकर 1 लाख तक का जो है ना मैंडेटरी पेनाल्टी भी लग सकता है 271H के तहत, जो कि थोड़ी देर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स होता है उसका टाइम लिमिट। टीडीएस तो काट लिया, ठीक है, अब उसका पेमेंट करने की जब बारी आती है तो यहाँ पर हम लोगों का जो है ना ये आता है, हम लोगों का पेमेंट का मामला आता है। तो यहाँ पर बोलता है कि गवर्नमेंट या उसके बिहाफ में कोई पेमेंट कर रहा है, तो दो मामले आते हैं, एक विदाउट चालान पेमेंट कर रहा है और दूसरा विथ चालान पेमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट के मामले में एक विदाउट चालान या फिर विथ चालान पेमेंट कर रहा है। विथ चालान और अदर देन गवर्नमेंट की कहानी एक ही है। विथ चालान और अदर देन गवर्नमेंट के मामले में की कहानी एक ही है। बाकी नो चालान है तो सेम डे का पेमेंट किया जाता है, सेम डे का पेमेंट किया जाता है। नो चालान है तो सरकार का मामला है, तो ठीक है, सरकार भी जो आपको पता है कि टीडीएस जो है वो टीडीएस काटेगी तो सेम डे पेमेंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक ऑफिसर होता है जिसको आप बोलते हो ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, उसको स्टेटमेंट बनाया जाता है। ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर जो है ना पे एंड अकाउंट ऑफिसर को जो है ना वो स्टेटमेंट बनाकर देता है और अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट या उसके बिहाफ में विथ चालान का मामला है या फिर अदर देन गवर्नमेंट का मामला है, तो डिडक्शन वाले मंथ एंड के 7 दिनों के अंदर, जिस महीने में डिडक्ट किया है उसके 7 दिनों के
अंदर में आपको आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों मामले में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जिस पर एम्प्लॉयर ऑप्ट करता है टैक्स देना, और जो कि आपको पता है सेक्शन 10 के तहत एम्प्लॉय के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है, तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर अगर एम्प्लॉयर ने चूज किया ना टैक्स देना, तो ड्यू वाले मंथ एंड के 7 दिनों के अंदर में, यहाँ पर बोला डिडक्शन वाले मंथ एंड के अंदर में, और यहाँ पर बोला ड्यू वाले मंथ के 7 दिनों के अंदर में। यहाँ तक की बात है कि एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन भी नहीं मिलता है, ठीक है, टीडीएस का सेक्शन 192 बताते वक्त में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अदर देन गवर्नमेंट का मामला है, तो ये अदर देन गवर्नमेंट के मामले की ही सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मार्च की बात है, बात है, क्रेडिट और पेमेंट मार्च में हुआ है, तो फिर अप्रैल तक का समय है, 30 अप्रैल तक का समय होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पेमेंट ऑफ टैक्स आपको पता चल गया होगा कि अगर गवर्नमेंट का मामला है विदाउट चालान तो सेम डे, और विद चालान तो फिर आपका डिडक्शन वाले मंथ एंड के 7 दिनों के अंदर में। और जहाँ तक अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की बात करते हैं तो फिर वो ड्यू डेट के वाले मंथ एंड के 7 दिनों के अंदर में। और अदर देन गवर्नमेंट में एक बात बोला कि मार्च महीने की बात अगर आती है ना, तो 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट जो है ना आपको ट्रेस पोर्टल पे जो मिलता है, ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। सैलरी में बोला गया फाइनेंशियल ईयर एंड के फाइनेंशियल एंड के अगले जून 15 तक, ठीक है, फॉर्म 16 जो है वो आपको एनुअली इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जो जून 15 आएगा उस तक जो है ना आपको ये इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद अदर दैन सैलरी की जब बात आती है, अदर दैन सैलरी की बात आती है, तो उस सिचुएशन में रिटर्न जो आपका रिटर्न का जो ड्यू डेट बनता है ना उसके 15 दिनों के अंदर में, ठीक है, ये फॉर्म 16 में आता है, और सैलरी वाले मामला फॉर्म 16 में आता है, ठीक है। ये 16A है, क्वार्टरली ये आता है, सैलरी वाला मामला में एनुअली आता है, फॉर्म 16 एनुअली आता है और 16A क्वार्टरली आता है। ये रिटर्न का ड्यू डेट जब बनता है उसके 15 दिनों के अंदर में आपको मिल जाएगा, पोर्टल पे मिल जाएगा, यहाँ ट्रेस पोर्टल जिसको आप बोलते हो, यानी कि टैक्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और करेक्शन, ठीक है, टैक्स रिकॉन्सिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम है, इसको ट्रेस पोर्टल आप बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड मामले में भी आपको जो है यहाँ पर बोला गया है कि अलग अलग फॉर्म होगा। 16A तक हमने देख लिया था, 16B, 16C और 16D, ये इस पर भी जो है टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। 16A 80IA के लिए होता है, 80IA आइए और घर ले जाइए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने वाला मामला। 80IB की बात हम लोग करते हैं तो उसके लिए 16C होता है, फॉर्म नंबर 16C। अगर मान लीजिए कि कुछ इंडिविजुअल 50,000 से, कुछ इंडिविजुअल 50,000 से ज़्यादा का महीने का रेंट दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में 5% के रेट से टीडीएस कटेगा, जैसा कि आपने देखा था। उसके बाद 80IC, 80IC वाला मामला ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मामला था, इसमें भी आपका 16D फॉर्म है, 16D फॉर्म है। तो आपने देखा फॉर्म 16 तो सैलरी वाले का सबको पता है, 16A बाकी केस में, और 16B 80IA के केस में, 16C 80IB के केस में, और 16D 80IC के केस में, ठीक है। तो आपने अगर जो है ना घर की रजिस्ट्री वगैरह करवाई होगी तो आपको याद होगा कि 80IA वाला जो 16B था फॉर्म, इसके तहत आपने जो है वो टीडीएस का पेमेंट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो है काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि पेनाल्टी के बारे में, तो पेनाल्टी जो है यहाँ पर 100 रुपये पर डे लगता है, अगर 100 रुपये पर डे लगता है, और मैक्सिमम टीडीएस के अमाउंट तक आ जाएगा। मतलब अगर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने में आपका एम्प्लॉयर फेल करता है, या फिर जो भी टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने के एलिजिबल है, तो उसको पेनाल्टी भी लग जाएगा अगर उसने टाइम पर इशू नहीं किया तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंसिक्वेंस होगा क्या, कि अगर डिडक्ट और पे करने में टैक्स को फेल किए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कि सेक्शन 201 का सबसेक्शन 1 आता है एक, और एक आता है 1A आता है, ठीक है। ये दोनों सबसेक्शन है, एक 1 है और एक है 1A है। यहाँ पर क्या बोलता है कि फुल टीडीएस नॉट डिडक्टेड और पेड, फुल और पार्ट टीडीएस नॉट डिडक्टेड और पेड। अगर आपने फुल या पार्ट टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है या डिडक्ट करके पे नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाओगे, ठीक है। तो आपने जो है ना क्या बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाओगे तो 220 का इंटरेस्ट और 221 का पेनाल्टी लगेगा। लेकिन आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाने से बच सकते हो अगर जो आपका पेई है, जिसको आपने पैसा पे किया है, वो बंदा ईमानदार निकला, वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो बंदा ईमानदार निकला, उस बंदे ने टैक्स प्रॉपरली पे किया, रिटर्न फाइल किया टाइम पर, और रिटर्न फाइल करने की डेट तक टैक्स प्रॉपरली किया, और सीए का सर्टिफिकेट जो है आपको बस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये 4 कंडीशन को पूरा कर दो तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाने से बच जाओगे, ठीक है। तो एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाने से बच जाओगे, यानी कि यहाँ पर जो है ना फुल और पार्ट जो है ना टीडीएस नॉट डिडक्टेड या नॉट पेड था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ना आपने डिडक्ट ही नहीं किया टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो उस सिचुएशन में आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाने से बच जाओगे, 4 कंडीशन अगर पूरा कर दिया गया है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो है
आपका जो है यहाँ पर जो है ना 7 साल बीत जाने के बाद जिस फाइनेंशियल ईयर का बिलोंग करता है टैक्स, ठीक है, उसके फाइनेंशियल ईयर एंड के 7 सालों के बीत जाने के बाद आपको टीडीएस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो इंटरेस्ट लगने का क्राइटेरिया है वो नहीं लगेगा। लेकिन कुछ मामलों में टाइम लिमिट नहीं है। अगर मान लीजिए कि टीडीएस आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, तो बदमाशी हुई ना, डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट तो आपसे लेगा ही। दूसरा 192 सबसेक्शन 1 ए का मामला है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, जिस पर एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है। तो तीसरा, अगर नॉन रेसिडेंट पे ही है ना, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट की माफ़ी नहीं हो पाएगी। बाकी मामलों में बोला फाइनेंशियल ईयर का 7 साल अगर बीत चुका है ना, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका 1 ए बोलता है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो मान लीजिए अगर आपने केवल डिडक्ट किया था तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा। लेकिन अगर आपने डिडक्ट किया और उसके बाद सरकार को पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लगेगा, डिडक्टेबल डेट से लेकर ड्यू डेट जब आपने पेमेंट किया है तब तक। अगर आपने फिर भी पे नहीं किया तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, जो भी आपके एसेट्स के अगेंस्ट में है, रिकवरी का प्रोविजन आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने जानी। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें जो है ना इसके रिगार्डिंग जो है वो कवर की। टीसीएस में भी कुछ ऐसे ही मामले आते हैं, ठीक है, एसएससी डिफॉल्ट से कैलान से बच जाएगा वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे अगले सेक्शन के बारे में। अगला सेक्शन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 194 के बारे में, ठीक है, 194 के बारे में। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 194 नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में बताता है। पोस्ट मास्टर पेमेंट करता है किसी को 2500 से ज़्यादा, तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा, ठीक है, 10% से के रेट से टीडीएस कटेगा, पेमेंट बेसिस पर टीडीएस कटेगा। 2500 से ज़्यादा पेमेंट करने पर, ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम का जो पैसा है उस पर 2500 से ज़्यादा पेमेंट हुआ तो 10% के रेट से टीडीएस कटता है पेमेंट बेसिस पर, ठीक है। तो ये एक अलग सेक्शन था जिसको स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ नेशनल सेविंग स्कीम वाला। अब हम लोग बात करेंगे 194 LA, LB, LC और LD के बारे में। दूसरा LBA, LBB, LBC, ये सारे सेक्शन जो है ना बिजनेस ट्रस्ट वगैरह सब पढ़ते वक्त में आपको देखने को मिलेंगे। अब 194 LA किसको बोला जाता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन ये एक ऑर्डर में आ जाएगा, इसकी वजह से मैंने LA को भी यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। 194 LA में आप क्या करते हो, इमोल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने पर 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो 10% रेट से टीडीएस कटता है, ठीक है। इमोल प्रॉपर्टी के मामले में पेमेंट बेसिस पर टीडीएस कटता है रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त में, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने 194 LA में ऑलरेडी देख रखा है। इसी ऑर्डर में LB, LC और LD करके आता है। ये तीनों में आप देख सकते हो कि नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी या फिर FII या क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ का पेमेंट किया जाता है। तो LB बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन डेट फंड का पेमेंट किया जाता है, तो 5% रेट से टीडीएस कटेगा, क्रेडिट और पेमेंट विचेवर सेलर के टाइम में। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इंडियन कंपनी ने लोन ले रखा था स्पेसिफाइड डेट के अंतर्गत या फिर लॉन्ग टर्म बोरो कर रखा था विदेशी लोगों से, और उस लोन की वजह से स्पेसिफाइड डेट के तहत, ठीक है, तो उस लोन की वजह से उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है विदेशी लोगों को, तो वो 5% का टीडीएस काट के जो है ना वो देगी, ठीक है। उसके बाद LD क्या बोलता है, इंडियन कंपनी या फिर इंडियन गवर्नमेंट अगर पेमेंट करती है किसको, FIA को या फिर क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट किस चीज़ पर, बॉन्ड पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इंडियन कंपनी का, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो यहाँ पर भी 5% ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विचेवर एल के रेट में टीडीएस कटेगा। तो आपने LB, LC और LD में कॉमन बातें देखी कि 5% रेट से टीडीएस कटता है, क्रेडिट और पेमेंट विचेवर एल के टाइम पे टीडीएस कटता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर लॉन्ग टर्म बोरो है या फिर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या RDB है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, तो 5% क्रेडिट और पेमेंट विचेवर है, इतना याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर LB आता है बिजनेस ट्रस्ट के मामले में, ये आता है LBB आता है इन्वेस्टमेंट फंड के मामले में, और ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के मामले में ये बातें आती है। तीनों चैप्टर आपको अलग अलग करके पढ़ना है। यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है कि LBA में क्या बोलता है, बिजनेस ट्रस्ट अगर पेमेंट करता है, ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है रेसिडेंट को तो 10% से टीडीएस काटेगा, नॉन रेसिडेंट को तो 5% रेट से टीडीएस काटेगा। अगर रेंट का पेमेंट कर रहा है तो 30% रेट से टीडीएस काटेगा यूनिट होल्डर को पेमेंट करते वक्त में। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट फंड की कहानी आती है, अगर रेसिडेंट को पेमेंट करे तो 10%, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करो तो 30% रेट से टीडीएस कटेगा, ठीक है, 30% रेट से टीडीएस कटेगा। तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त में इन्वेस्टमेंट फंड टीडीएस काटती है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की
बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल हाफ को पेमेंट कर रहा है रेसिडेंट में और अदर को पेमेंट कर रहा है तो रेट अलग अलग हो जाएगा, 25% और 30%। नॉन रेसिडेंट को सेक्शन 195 के हिसाब से टीडीएस कटेगा। इस तरीके से टीडीएस की कहानी हम लोगों ने कंप्लीट की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और एक एक चीज़ों को मैंने बहुत फास्ट फास्ट करके बताया है। आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रख के इसको पॉज करते हुए लिख लेना है, और एग्जाम के टाइम में मैंने ये रिवाइज करने के लिए स्पेशली आपको वीडियो बनाया है। इसकी वजह से मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक आपका जो है ना एक फ्रेश हो जाएगा, जो ये सब चीज़ें भी पड़ी थी इसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी सारी चीज़ें बता दी। हमारे अगले वीडियो तक के लिए आपको जय राम जी की।